नमस्ते, जय भीम। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं अपने विषय में बता दूं जो मेरी शैक्षणिक यात्रा रही है कि मैंने जो 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर से की है। फिर उसके बाद 10वीं प्राइवेट की, 12वीं मैंने डीएवी इंटर कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने जेएनयू में चीनी भाषा की पढ़ाई करी कुछ महीने। फिर उसके बाद स्पेनिश पढ़ी। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से मैंने बैचलर की डिग्री ली। उसके बाद जेएनयू से मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की डिग्री ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने दलित राजनीति विषय पर एमफिल की और जामिया मिलिया इस्लामिया से ही मैंने पीएचडी की नेपाल और भारत की राजनीतिक दलित कला के ऊपर। इसके अलावा मेरा 12 विषयों में यूजीसी नेट पास करने का नेशनल रिकॉर्ड है। मेरे पास इंडियन कल्चर में मैंने सबसे पहले नेट पास किया, फिर डांस और ड्रामा में जेआरएफ किया। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी, बुद्धिस्ट स्टडीज़, जैन स्टडीज़, गांधीनी स्टडीज़, पीस स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, इन विषय में मैंने यूजीसी नेट पास करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। अब तब आप चैलेंज करते हैं? हाँ, अभी मेरा ये चैलेंज इंडिया को चैलेंज करते हैं कि वर्ल्ड को करते हैं? अभी मेरा ये चैलेंज है कि क्योंकि मैं पिछले 15 साल से मैंने बहुत प्रयास किया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और चयन में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग मुझे चयन नहीं कर रहे, मेरा उनसे ही नहीं, ये पूरी दुनिया में किसी को भी बुला ले और मानविकी विषयों के संयुक्त ज्ञान में किसी से भी मेरा मुकाबला करवा के देख ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसके अंदर मेरिट है और किस में टैलेंट, सब पता चल जाएगा जी। पूरी दुनिया में ले आए किसी को भी। आपका परिचय? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, खद्दर वाले मोहल्ले का। और मूल रूप से हमारा जो गांव है कसियारा, वो शरथावल के पास है। थैंक यू। भारत में नहीं चैलेंज किया, पूरी दुनिया में किसी को लेके आ जाओ आप ज्ञान के क्षेत्र में। जी, मैं तैयार हूँ मुकाबले। तो सर आपने इंडिया युवकों से मेरा ये निवेदन है कि बदलते हुए समाज में आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाएं जी और अपनी क्षमताओं को पहचानें जी और निर्णय सही ले। जैसे मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूँ जी, जो कि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ उर्दू पढ़ते ही नहीं है दलित लोग। अच्छा। हमारे यहाँ उर्दू की कम से कम हजारों वैकेंसी खाली पड़ी है कि कोई उर्दू पढ़ने वाला है ही नहीं है। जी जी, ठीक है। फारसी की वैकेंसी खाली पड़ी है, अरबी की वैकेंसी खाली पड़ी है। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। अभी मेरे ख्याल से पूरे यूपी में 8000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती थी जी। तो लेकिन मुझे लगा कि दलित शायद 100-200 ही आ पाए होंगे। मतलब बाकी जो उनका जो कोटा है वो खाली पड़ा है। फारसी जबान का भी यही हाल है। अच्छा, अरबी जबान का भी यही हाल है। तो उसमें हमारे लोगों की वैकेंसी, उसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। लोगों को पता भी है तो वो पढ़ना नहीं चाहते। वो लोग, वो जो भेड़ चाल वाली जो करियर है जी जी जी, भले ही वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके वो बेरोजगार घूमते रहें, उर्दू नहीं पढ़ेंगे वो लोग, फारसी नहीं पढ़ेंगे। आपका कितना एज हो गया है सर अभी? मेरी एज है 46 साल हो गई है। अच्छा। हाँ। तो घर परिवार बसाया कि अभी सिंगल ही ऐसे ही समाज सेवा? नहीं, मैंने विवाह नहीं किया और ना ही मेरा विवाह करने का कोई मन है, मतलब मन नहीं है। हाँ, मैं आज तक कभी कोई लड़की ना तो देखने गया, हाँ। ना कभी किसी लड़की से बात करी। मतलब जिस राह पे चलना नहीं है उसके बारे में सोचना ही। तो जीवन का मर्म? मैंने श्री गुरु रविदास जी के बारे में पहले से बहुत अध्ययन किया है क्योंकि मैं उसी जाति में जन्मा हूँ कि जिसमें श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं हमारे यहाँ रविदास जयंती का आयोजन हो चाहे वो हो। और मैंने अपनी पीएचडी में भी उल्लेख किया है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो समता मूलक समाज की जो कॉन्सेप्ट दिया है वो श्री गुरु रविदास जी महाराज ने दिया है जी। हाँ, तो उन्होंने जो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मित्र सेन, चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और दर्शकों, आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं जनपद मुजफ्फरनगर में हूं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो एशिया में गुड़ मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर एक एजुकेशन के मामले में बहुत बड़े स्तर के विषय में एक सामाजिक स्तर पे भी उनके परिवार का काफ़ी अच्छा रुतबा है और उन्होंने विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल किया। ऐसे जनपद मुजफ्फरनगर जो गुड़ मंडी के नाम से तो वे एशिया में प्रसिद्ध है ही, लेकिन श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी, जिनसे हम आपको आज मिलवाएंगे, उनके विचार सुनवाएंगे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और वो कैसे वर्ल्ड चैलेंजर बने, आज वो एजुकेशन के मामले में जो है वर्ल्ड को चैलेंज कि आओ दुनिया के विद्वान हमसे तर्क करें, वो इस बात को गर्व के साथ कैसे बोलते हैं, कैसे वो अपने क्या प्रमाण है इनके पास, हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब को नमस्कार। सर नमस्ते, जय भीम। जय भीम। आज मेरी प्रथम आपसे मुलाकात हुई है, भेंट हुई है, बहुत अच्छा लगा है
कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं कि बहुत अच्छा सभ्य परिवार है, सामाजिक स्तर भी उनका काफ़ी अच्छा है। और श्री सुभाष देव भारती जी के आप भाई हैं, तो हम उनसे मिलते रहते हैं, तो आपके बारे में उन्होंने काफ़ी बार हमें बताया है कि मेरे भाई ऐसे ऐसे हैं भाई साहब। तो आज आपसे भेंट हुई है, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। तो हम सर जानना चाहेंगे कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो इतनी रुचि है वो किस प्रकार बढ़ी और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपने विषय में बता दूं कि मैं बचपन में, क्योंकि मेरे घर में पढ़ाई का माहौल रहा है, 4 मेरे बड़े भाई हैं जी। ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। घर पर प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इस तरह की पत्रिकाएँ आती थी जी। 1984 में भी हमारे घर में इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता नाम के 2 अखबार आते थे, जब मैं मात्र 6 साल का था जी। तो इसका मुझे निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है कि हमारे घर में पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पिताजी का 1959 में IIT खड़गपुर में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। जो देश की पहली IIT थी जी। तो मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का तो माहौल रहा है, लेकिन मैं शुरुआती दौर में एक असफल छात्र रहा। 4थी क्लास में फ़ेल हुआ, 9th में 2 बार फ़ेल हुआ। अच्छा। BA बड़ी मुश्किल से हुई। तो उसके बाद में लेकिन मुझे ना पढ़ने की आदत थी, क्योंकि मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पढ़ता हूँ। मतलब निराशा नाम की कोई चीज़ आपके अंदर आपने हाँ, उत्पन्न नहीं होने दी? हाँ, मैं कोई कंपटीशन निकालने के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं पढ़ता। अच्छा। मेरे सामने जो भी आ जाता है पढ़ता हूँ मैं। तो वो चाहे कुछ भी हो। और ख़ास तौर से मेरी लोगों की सोशल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि है जी। सामाजिक इतिहास के बारे में, समाज के बारे में जानने में मेरी रुचि है जी। बहुत तो इसी वजह से मैंने इतनी असफलताओं के बावजूद अपना जो हौसला है वो ख़त्म नहीं किया। और मैं जैसे कि पहले बता चुका कि मैं JNU गया 12वीं करने के बाद। अच्छा। तो मैंने चीनी भाषा में एडमिशन लिया, वहाँ मैं फ़ेल हो गया। फिर मैंने स्पेनिश में वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ भी फ़ेल हो गया। फिर मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फार्म भरा जी। मैं वहाँ भी फ़ेल हुआ। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरस्पॉन्डेंस में गया, वहाँ भी मैं पहले साल में फ़ेल हुआ। फिर किसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरस्पॉन्डेंस में फिर 5वीं बार में फ़ेल हुआ BA में 3rd ईयर में। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से मेरी 3rd डिवीज़न से BA हो पाई। फिर उसके बाद मैंने JNU में एडमिशन लिया जी। और वहाँ के एंट्रेंस से मैंने लेकिन टॉप किया आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स कला एवं सौंदर्य शास्त्र में जी। तो 2006 में मैंने वहाँ से मास्टर डिग्री ली और 2006 में ही मेरा सबसे पहली बार इंडियन कल्चर में UGC नेट हुआ। अच्छा। दर्शकों के लिए बता दूं मैं, जिनको शायद नहीं पता हो, कि भारत में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है तो उसकी योग्यता है UGC नेट का एग्ज़ाम। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक परीक्षा आयोजित करती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट। तो ये भारत में पढ़ाई की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इससे आपकी योग्यता यूनिवर्सिटी टीचर के लिए तय होती है। इससे बड़ा पढ़ाई का कोई एग्ज़ाम भारत में नहीं है जी। उसके बाद मैंने डांस ड्रामा में JRF किया जी। नेट में ही जिनकी ऊपर की रैंक आती है उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है जी। तो मैंने ऑल इंडिया में टॉप किया था। तो मुझे JRF मिला। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में नेट किया, सोशियोलॉजी में नेट किया, अरब कल्चर और इस्लामिक स्टडीज़ में नेट किया, बुद्धिस्ट स्टडीज़, गांधीयन स्टडीज़, पीस स्टडीज़ में नेट किया। उसके बाद मैंने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स में नेट किया और 2 एंथ्रोपोलॉजी में मैं 2 बार मैंने नेट का प्रयास किया जी। लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं या हो सकता है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी जी, जी, तो मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ, नहीं तो मेरा 15 सब्जेक्ट में नेट हो चुका होता। अच्छा। अभी फिर मैंने 2011 में मेरा नेट का 11 विषयों में नेट करने का नेशनल रिकॉर्ड बना था, फिर 12 सब्जेक्ट में नेट करने का नेशनल रिकॉर्ड बना था। तो और इसके अलावा मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से दलित राजनीति पर MPhil की, बसपा की राजनीति पर। अच्छा। इसके अलावा मैंने PhD की दलित कला, भारत और नेपाल की दलित कलाओं पर मैंने PhD की। अच्छा जी। और नेपाल के दलितों की कला पर मेरी पहली PhD है। संभवतः भारत के दलितों की, उत्तर भारत के दलितों की कला पर भी मेरी पहली PhD है, क्योंकि मेरी निगाह में ऐसी कोई और PhD नज़र नहीं आई है। और मैंने बाकायदा फील्ड स्टडीज़ करने के बाद PhD की। नेपाल में कुल 77 ज़िले हैं, तो 77 ज़िले मैंने देखे। जैसे लोग क्या करते हैं PhD के लिए, भाई एक तो साहित्य पढ़ के लोगों से जानकारी अर्जित करते, तो क्या आप वहाँ आपने प्रवास किया था, वहाँ गए थे आप कुछ रिसर्च के लिए? हाँ, बिल्कुल गया था मैं अपनी। अच्छा, नेपाल में? हाँ, मैं पहली बार गया तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके गया। तो जब मुझे लगा कि बहुत महंगा पड़ेगा नेपाल में ऐसे घूमना जी, तो मैं अपनी प्लेटिना यहाँ से उठाई और प्लेटिना से मैं नेपाल चला गया। और प्लेटिना से मुजफ्फरनगर से आप नेपाल नहीं, हाँ, दिल्ली से मैं गया। दिल्ली से मतलब आप? हाँ,
और मैंने कई महीने में हर साल वहाँ जाता था अपनी फील्ड स्टडी करने के लिए। तो मैंने वहाँ के बहुत दुर्गम इलाकों में मैं प्लेटिना से चला गया। और इसी वजह से मुझे ना पहाड़ पर मोटरसाइकिल चलाने की बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई। जी 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 जी। और मैंने कितने जिले आपने अभी बताए थे साहब? कितने? नेपाल जो है वो कुल मिला के वहाँ 77 जिले हैं। तो हम जिस कैटेगरी से आते हैं 58 जिले मैंने। अच्छा, शेड्यूल जो ऐसी कैटेगरी है जिसमें चमार जाती है, क्या वहाँ पाई जाती है? अभी है? हाँ हाँ, नेपाल की कुल आबादी का 1.5% या 1.5% के आसपास वहाँ चमार हैं। और तराई के इलाके में जो चमार हैं वो तो बिल्कुल हमारे ही जैसे, हमारी नस्ल है वो। वहाँ 2 किस्म के चमार मिलते हैं। अच्छा। एक तो पहाड़ी चमार हैं, हाँ। जिनको सार्की बोलते हैं। अच्छा। जो पहाड़ पे मिलते हैं। जी जी जी। और उनमें जो मंगोलाइट रेस है उसका मिक्सचर ज़्यादा है। अच्छा। एक जो चमार हैं वो हमारे वाले ही चमार हैं, क्योंकि नेपाल 200-250 साल पहले जो भारत का जो इलाका था कुछ जो वहाँ के और बिहार का जो हिस्सा है तो वो चला गया। वो चमार हमारे ही जैसे हैं और वो संत रविदास जी के अनुयायी हैं। अच्छा। तो वहाँ 1.5% चमार है। वहाँ गुरु जी के टेम्पल वगैरह भी बना रखे हैं उन लोगों? तराई में है। अच्छा, आस्था वगैरह है उनमें, मतलब हाँ, मानते हैं? अभी कल ही मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पर। हाँ। तो कि वहाँ मैं देख रहा था कि वहाँ गुरु रविदास जी के टेम्पल हैं वहाँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ आपने जाके वहाँ भी आपने वो PhD उन पर किया है। आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे नेपाल के दलितों पर जो है रिसर्च करनी चाहिए थोड़ा? मैं क्योंकि जब मैं खुद स्वयं चमार जाति और दलित बिरादरी से हूँ तो मुझे लगा कि जो दूसरे लोग हमारी जाति के बारे में स्टडी करते हैं, ख़ासतौर से जो उच्च जातीय लोग हैं जी जी, तो वो उनका जो माइंड सेटअप होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब आलोचनात्मक दृष्टि होती है। और अपने घर के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल सही बात। हम ही तो करेंगे स्टडी। हाँ बिल्कुल। और ये करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को ये नहीं मतलब पता कि चमार और जाटव का अंतर क्या होता है, इनमें क्या समानता है, ऐसे लोग आज प्रोफेसर बने हुए बैठे हैं जी। मैं इसी बारे में बोलना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि एक प्रोफेसर सुधा पई हैं जी, उनको ये नहीं पता कि चमार क्या है, जाटव क्या है और इन दोनों शब्दों का आर्थिक मतलब क्या है। वो आज दलित राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। और 15 साल पहले खुद राहुल गांधी उनसे सलाह लेने JNU जाते रहते, जिनको लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। अच्छा, वे लोग एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो हम जैसे लोग नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो ये जाना जरूरी है। हो सकता है कि क्योंकि जो वर्चस्व है, हाँ जी, वो जो वर्चस्व की राजनीति है, जो एकेडमिक्स में, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व में हम अपनी जगह ना बना पाए, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराना तो जरूरी है ना। बिल्कुल। कोई ये तो ना कह पाए कि हाँ मतलब किसी ने कोई स्टडी नहीं की, तो हमारे बारे में तो हमें बेहतर पता है ना। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारी दलित जातियां हैं, हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। पितरों की हाँ, हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। और धीरे धीरे जो सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत आकर हमने धीरे धीरे जागरण भी करवाने शुरू कर दिए। फिर हमने जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश है इनकी भी पूजा शुरू कर दी। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। वो बात ठीक है कि हम मतलब आस्था के रूप में जो हिंदू धर्म के उसमें नहीं थे हम। तो धीरे धीरे हम ना, क्योंकि हमें भी हिंदू समाज में शामिल होने की हमारे अंदर हीन भावना है जी। हम तो अपने पितर पूजा का जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है वो है, जो हर गांव के बाहर भूमिया बनी होती है। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने इस पे भी स्टडी की। अच्छा। और मैंने इस पे भी, ये मेरी इंडिविजुअल स्टडी है, प्रत्येक गांव में मिलती है और भूमिया इसको बोलते हैं। हाँ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन लेके, आरक्षण लेके लोग बने हुए हैं और कर रहे हैं पूजा गणेश जी की। तो ये एक बहुत ही विरोधाभास है। और जब वे लोग ज्यादातर जब रिटायर हो जाते हैं या जब उनके साथ उनके विभाग में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब वे अचानक से अम्बेडकरवादी बन जाते हैं। जी, जी, जब तक उन्हें बहुत अच्छी मलाई खाते रहते हैं वो, तब तक ये कड़वी सच्चाई आपने कही है। सनातन धर्म के फोल्ड में वो घुसे रहते हैं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साबित करने के लिए होड़ में वो लगे रहते हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश देना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि हमें जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट की कमी है या मेरिट की कमी है, तो मैंने कल ही यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। अच्छा। और प्रेस वार्ता का आयोजन करके मैंने पूरी दुनिया के समक्ष चैलेंज किया है कि जो मानविकी विषय हैं, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में आके हमसे कोई मुकाबला करके देख ले। अच्छा। क्योंकि मेरा 12 सब्जेक्ट में नेट है, तो उससे वो पहले भी साबित हो रहा है कि मेरा नेशनल रिकॉर्ड है मेरे पास पूरे देश में। गूगल वगैरह पे और लोग भी आते हैं। हाँ, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं। अच्छा। नहीं आते होंगे। हाँ। ठीक है, डिग्रियां का मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आमने सामने आके मुकाबला करके देख लें हमसे। जी 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 जी। डिग्रियां तो आप कहीं से भी इकट्ठी कर सकते हैं, कहीं से भी हासिल कर सकते हैं।
लेकिन ज्ञान का जो मुकाबला है मैं तो उसके बारे में चुनौती दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपने उसके साथ साथ लोग ये भी खड़ा करते हैं ना कि इनमें मेरिट नहीं है, नोट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। जी जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने जो बात कही है इसमें घमंड है। तो भैया चलो हमने तो घमंड की बात कह दी। 15 साल मैंने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई किया और कहीं चयन नहीं हुआ, तो हम क्यों इसमें घमंड वाली बात कहा? यानी कि तो साबित करना चाहेंगे भैया हम इतना जानते हैं, आके कर हम तुमसे मुकाबला करो। योग्यता का भी निरादर है यहाँ, अगर ऐसी कैटेगरी से और खाली पूरे भारत में नहीं चैलेंज किया, पूरी दुनिया में किसी को लेके आ जाओ आप ज्ञान के क्षेत्र में। जी, मैं तैयार हूँ मुकाबले। तो सर आपने इंडिया के साथ साथ और देशों में भी कुछ? हाँ बिल्कुल, मैंने ईरान में पिछले 2 साल से मैंने सरकारी गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ के मैं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पर मैं तैनात था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में। मतलब 8 साल मैंने सेवा करी। लेकिन किस भाषा का प्रयोग होता है वहाँ? तो फारसी भाषा का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैंने फारसी भाषा ही पढ़ी। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपना टैलेंट और मेरिट यहाँ सरकारी सेवा में बर्बाद कर रहा हूँ और मैं समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने 2 साल पहले निर्णय लिया कि तो और मैंने सरकारी सेवा अपनी छोड़ दी और मैं ईरान चला गया और वहाँ के मैंने एक मदरसे में फारसी की पढ़ाई की और इस्लाम धर्म के बारे में, सबाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में मैंने बहुत शोध किया और जोगी समुदाय के बारे में भी मैंने शोध किया। और तो और मैं आपको जान के आश्चर्य होगा जी कि मैंने वहां रहने वाली एक दलित कम्युनिटी को ढूंढ लिया जिनको तैमूर लंग अपने साथ 800 साल पहले लेके गया था और उनको ये कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लो और हम आपको समानता देंगे, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया उन्होंने। ईरान के अंदर, ईरान में और इराक में वो समुदाय है, मैंने उसको ढूंढ लिया। ये मेरी फर्स्ट हैंड रिसर्च है। वाह जी वाह। तो उन लोगों से जब आपने पूछा तो उन्होंने ये सब बताया कि हमें अभी समानता अधिकार यहाँ नहीं मिला है, लेकिन देखिए उन्हें अपने इतिहास का तो पता नहीं है, वो रूट का उन्होंने मैंने पता लगा लिया, वो नस्ल से भारतीय हैं। अच्छा। लेकिन जो तैमूर लंग के जो अभिलेख जो मिलते हैं और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जी जी जी, ये और उनके जो सेटल होने की ईरान में और इराक के उन इलाकों में जो सेटल होने की जो डेट है जी, वो डेट बिल्कुल वही है जो तैमूर लंग के जो वहाँ लौटने की जो डेट जी जी जी। तो मैंने इन सब अब कोई कहेगा कि क्या आपके पास खाली ज्ञान है? हाँ। तो मैं तो शोध भी कर रहा हूँ और अपने स्तर पर प्रमाण के हिसाब से बोलते हैं आप, ऐसे नहीं किसी से मदद नहीं मिली और मैंने गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, मैं 2 नौकरी पहले भी छोड़ चुका हूँ। अच्छा, तो ईरान के साथ साथ और किस देश में आपने किन देशों की यात्राएं की हैं सर? मैंने चीन की यात्रा करी, बर्मा की यात्रा की। अच्छा। नेपाल के बारे में मैंने बता ही दिया। मैं पाकिस्तान भी गया हूँ, मैं ईरान गया हूँ, मैं तुर्की गया हूँ। पाकिस्तान में भी अपने लोग होते हैं? हाँ, दलित हैं वहाँ। अच्छा। मेरी बहुत मन है वहाँ जाति व्यवस्था के बारे में स्टडी करने का, क्योंकि वहाँ जो जातिवाद है ना जी, मुसलमानों के बीच में वहाँ जातिवाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा। हाँ, वो दिखता नहीं है जी। भारत में वो जातिवाद इस वजह से नहीं दिखता क्योंकि यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी हैं जी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पहचान का संकट है तो वो प्रकट होकर नहीं आ पाता जी, लेकिन जी, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जातिवाद है। अच्छा। हाँ, और राजपूत वहाँ की जो मुस्लिम राजपूत है वो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो असर्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटी पे कि हम राजपूत हैं जी, वो ये भी बोलते हैं कि हम मतलब मुसलमान तो हैं वे, लेकिन बोलते हैं कि हम फला जाति के, हम जाट हैं। यानी कि जाति व्यवस्था वहाँ भी है और यहाँ भी बिल्कुल है जाति व्यवस्था। अच्छा, और उसके अलावा मैं तुर्की गया, सीरिया गया, लेबनान गया, जॉर्डन गया, मिस्र गया। घूमने के लिए जाते थे या यही रिसर्च कर लिया जाते थे? नहीं, मैं समाज शास्त्री अध्ययन के लिए जाता हूँ। अच्छा। हाँ। तो अभी आप इंडिया आए हैं और आप वर्ल्ड चैलेंजर करते हैं, आप चैलेंज करते हैं कि भाई आओ हमसे विद्वता में ज्ञान के लिए तर्क करें। तो ये हौसला परिवार की तरफ से कैसे आपको मिला, कैसे इनका प्रोत्साहन है, वो कैसे सपोर्ट आपको किया? क्योंकि आपका कितना एज हो गया है सर अभी? मेरी एज है 46 साल हो गई है। अच्छा। हाँ। तो घर परिवार बसाया कि अभी सिंगल ही ऐसे ही समाज सेवा? नहीं, मैंने विवाह नहीं किया और ना ही मेरा विवाह करने का कोई मन है, मतलब मन नहीं है। हाँ, मैं आज तक कभी कोई लड़की ना तो देखने गया, हाँ, ना कभी किसी लड़की से बात करी। मतलब जिस राह पे चलना नहीं है उसके बारे में सोचना ही। तो जीवन का मर्म आपका? मेरा जीवन का मर्म है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूं। इसी वजह से मैंने अभी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया अभी कुछ मतलब ईरान जाने से पहले। अच्छा। इसी वजह से मैंने दिया है कि मैं, क्योंकि सरकारी सेवा बहुत बंधा होता है आदमी, होती है जी जी, लेकिन इसके चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें खो भी देते हैं। तो किस प्रकार आप समाज को, देश को, राष्ट्र को क्या देना चाहेंगे और किस प्रकार से आपने क्या मुहिम तैयार की है, उसके लिए क्या रूपरेखा बनाई है? ये रूपरेखा तैयार की है कि हम जगह जगह
जाएं, अपने दलित समाज के छात्रों के साथ साथ जो और भी जो वंचित वर्ग हैं उनके छात्रों को प्रोत्साहित करें, उनका ज्ञानवर्धन करें, उन्हें गाइडेंस प्रदान करें, उनकी कैरियर काउंसलिंग करें। तो यही अभी तय किया है। अच्छा, तो इसमें आपके इससे मैं पहले भी करता आया हूँ। तो आप पहले भी बहुत सारे आपके घर परिवार वालों का कैसा आपके प्रति जो है उनका? मेरे पिताजी का तो और मेरे भाइयों का तो पूर्ण सहयोग है मुझे इस मामले में, और उन्होंने मुझे देखो शिक्षा जो है हतोत्साहित नहीं किया। अच्छा साहब, मैं आपसे लक्ष्मण सिंह जी आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षित बनो, बहुत सरल शब्द है कहना कि किसी भी मंच से कि शिक्षित बनो भाई, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आपको पता है कि शिक्षा जो है पैसे के बदले मिलती है, तो उसके लिए फाइनेंशियली भी आदमी को मदद चाहिए होती है, उसके लिए बहुत सारा। तो वो आपको कैसे आपने वहन किया? अब मैं बता दूं आपको कि जब मैं पीएचडी कर रहा था जी, तो मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ था 2010 में जी। तब मेरी जो जेआरएफ मिलती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की फेलोशिप मिलती थी, जो मैंने एग्जाम पास किया था जेआरएफ जी 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 डांस और ड्रामा में जी। तो मुझे उसके तौर पर 22-24 हज़ार रुपये महीना मिलते थे। अच्छा, उसके बाद जब मेरी 2014 में उससे मेरी जेआरएफ खत्म होने वाली थी, तो उससे ही पहले मैंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुवादक के तौर पर मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी, और मैंने पीएचडी जो है वो नौकरी करते हुए की है। 2014 अक्टूबर में मेरी नौकरी लगी थी, और 2016 में मार्च में मेरी पीएचडी पूरी हो गई थी जी। तो उसके बाद मुझे फिर उसके बाद मैं नौकरी करने लगा, और तो नौकरी से मुझे मतलब एक आर्थिक सहायता मिलने लगी, मतलब जी जी जी। मैं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से फिर मुझे कोई समस्या। तो नौजवानों को जो यहाँ लोग केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किन किन सब्जेक्टों पे पीएचडी? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जो स्किल है, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ वेस्ट में जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्री हैं, जो बाकी देश भी हैं, वहाँ स्किल पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे पहली बात तो आप ये मान के चलें कि पढ़ाई करने का मकसद नौकरी पाना नहीं होता जी। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो चिनाई मिस्त्री हो, या वो प्लम्बिंग का काम करता हो, या वो स्कूटर मिस्त्री हो, इन सब कामों को छोटा मत समझें जी। और दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण बता दूं आपको कि सरकार जो है वो आरक्षण को तो खत्म कर नहीं सकती, क्योंकि इतना डर है। बिल्कुल सही बात है। तो वो धीरे धीरे नौकरियां ही खत्म कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 15 साल से खुद कोशिश कर रहा था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ही आनी बंद हो गई है तो हम बनते कहाँ से जी। तो इस वजह से इसमें नहीं आने की आवाज़ रहने जी। तो इसी वजह से मैंने जी मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी छात्र हैं जी, जितने भी छात्र हैं कि वो हौसला ना हारे जी जी जी। और ये मत समझे कि सिर्फ उनको वाइट कॉलर जॉब लेनी है जी, ठीक है। और वो अपनी क्षमताओं को पहचाने, और बहुत सारे तरह के जो फील्ड हैं उसमें से किसी भी फील्ड में वो लोग जा सकते हैं जी। वो और श्रम को कभी बुरा मत समझे जी जी। वो चाहे चिनाई मिस्त्री का काम हो, वो चाहे शिल्पकार का काम हो, वो चाहे सफाई कर्मी का काम हो, और धीरे धीरे इन पेशों की महत्ता आगे आगे बढ़नी है। चित्रकारी का काम हो, और मतलब अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि वो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए ही फोर्स ना करें, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानें, भेड़ चाल में शामिल ना हो। अब तो खेलों के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करियर है। फुटबॉलर जो हैं वो भी कम से कम 10-10, 20-20 लाख रुपए, जो अच्छे फुटबॉलर हैं उनको क्लब देते हैं जी। इसके अलावा आईपीएल है, क्रिकेट है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन उनको ना मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक पहचान बन गई कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए है। उसके अलावा जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, उसमें भी आदमी अच्छी खासी काम कर लेता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं जिनमें आदमी अच्छा जीवन यापन कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी तो AI आएगी तो AI बहुत सारी चीज खत्म कर देगी। जैसे ड्रोन ने हेलीकॉप्टर, और उस हेलीकॉप्टर से रिकॉर्डिंग का वो खत्म कर दिया जी जी। तो चीजें बहुत सहज भी हो रही हैं, और बहुत सारी कुछ मुश्किल भी हो रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि AI जो है वो आगे इस चीज को, नौकरियां इससे बढ़ेंगी या घटेंगी, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि नौकरियां इससे घटेंगी। तो मेरा यही सभी युवकों से मेरा ये निवेदन है कि बदलते हुए समाज में आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाएं जी। और
अपनी क्षमताओं को पहचाने जी और निर्णय सही ले। जैसे मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूँ जी, जो कि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ उर्दू पढ़ते ही नहीं है दलित लोग। अच्छा। हमारे यहाँ उर्दू की कम से कम हजारों वैकेंसी खाली पड़ी है कि कोई उर्दू पढ़ने वाला है ही नहीं है। जी जी, ठीक है। फारसी की वैकेंसी खाली पड़ी है, अरबी की वैकेंसी खाली पड़ी है। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। अभी मेरे ख्याल से पूरे यूपी में 8,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती थी जी। तो लेकिन मुझे लगा कि दलित शायद 100-200 ही आ पाए होंगे, मतलब बाकी जो उनका जो कोटा है वो खाली पड़ा है। फारसी जबान का भी यही हाल है। अच्छा, अरबी जबान का भी यही हाल है। तो उसमें हमारे लोगों की वैकेंसी, उसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। लोगों को पता भी है तो वो पढ़ना नहीं चाहते। वो लोग वो जो भेड़ चाल वाले जो करियर है, जी जी जी, भले ही वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके वो बेरोजगार घूमते रहें, उर्दू नहीं पढ़ेंगे वो लोग, फारसी नहीं पढ़ेंगे। और देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हमारी सीटें खाली रहती हैं लेकिन हमारे लोगों का उधर ध्यान नहीं है। अच्छा साहब, आपने इतना कुछ किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे एक आराध्य देव कुलगुरु हैं सतगुरु रविदास महाराज जी, उनके विषय में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जीवन में लोगों के इतना बदलाव किया है, इतना अच्छा जीवन चरित्र, वो ले लेंगे हम घुमा, जीवन दर्शन जीने का एक अवसर दिया है। जैसे उन्होंने कहा है कि मद्यपान नहीं करना है या शराब का सेवन से सामाजिक नुकसान हुआ है जिससे हमें काफ़ी भारी, उन्होंने कहा रैदास मदरा नहीं पीजिए चढ़कर जाए उतराए, ना महारस पीजिए चढ़े नहीं उतराए। फिर वो अपने विषय में और शर्म के बारे में भी कहते हैं कि मुंह से सतनाम जपूं हत्तन से करूँ कार और प्रभु मिले घर आए कर कह रविदास विचार। यानी कि वो व्यापार की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप अपने हाथ से कर्म करिए, कमाइए अच्छा धन। तो गुरुजी ने सूत्र दिए हैं, तो उनके बारे में भी आपने कुछ अध्ययन किया होगा, तो कुछ बताएं गुरु सतगुरु रविदास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं श्री गुरु रविदास जी के बारे में पहले से बहुत अध्ययन किया है, क्योंकि मैं उसी जाति में जन्मा हूँ कि जिसमें श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ रविदास जयंती का आयोजन हो चाहे वो हो। और मैंने अपनी पीएचडी में भी उल्लेख किया है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो समता मूलक समाज की का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो श्री गुरु रविदास जी महाराज ने दिया है। जी हाँ, तो उन्होंने जो बात कही है ना कि बेगमपुरा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न और सभी रहे प्रसन्न। तो जो समाजवादी जो कम्युनिज्म की जो भावना है, ये समझ लीजिए कम्युनिज्म का या समाजवाद का बीज था जो गुरु रविदास जी के विचारों में था कि उन्होंने इस तरह के समाज की कल्पना की, एक यूटोपियन समाज की कल्पना की, एक आदर्शवादी समाज की कल्पना की, और इसी को बाद में जाके विकसित किया गया। और समाजवादी हम एक तरह का समाज बनाना चाहते हैं, तो समाजवाद के बीच गुरु रविदास जी के विचारों में है। और बाद में उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको उस और विचारधारा को बढ़ाया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक विचारधारा प्रस्तुत की थी वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात की थी। एक उनका इंटरव्यू लिया था बाबा साहब का उनकी मृत्यु से, उनके देहावसान से 2 माह पूर्व बीबीसी ने। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें समाजवादी मूल्यों की तरफ उन्मुख हो जाना चाहिए, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो इससे शुरू में उनके जो विचार थे पूर्णतः पूंजीवाद के तरह। तो इस समय मैसेज मिलता है कि वो भी कहीं ना कहीं बाबा रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रहे थे, उन्हीं के विचारों को आगे ले जा रहे थे कि समाजवादी कल्पना। अब समाजवाद क्या होता है कि समाज में समानता असमानता कम से कम हो। जी। और बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ये जो चीजें हैं ये हमेशा इसका जो मूल्य है ये नाम मात्र के शुल्क पे हो। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में पढ़ाई जो है निशुल्क होती है क्योंकि पढ़ने का सभी को अधिकार है। अब हमारा जो समाज ये है कि वो एक समाज, हमारे समाज में खाई पैदा की जा रही है। समाज में खाई इस वजह से पैदा की जा रही है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो सिविल सर्विसेज वगैरह का एग्जाम है, सीसेट इस हिसाब से तैयार करो कि जो प्राइवेट स्कूल से आने वाले बच्चे हैं जिनको उससे उनको एज मिले, जिससे उनको बढ़ावा मिले। तो धीरे 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 एक बड़े वर्ग को ऐसे काटा जा रहा है, और उसमें कास्ट वाला मामला भी नहीं है, उसमें तो वर्ग वाला मामला है कि ऐसे काटा जा रहा है कि वे लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल ही ना हो पाए। अच्छा साहब, एक लक्ष्मण सिंह जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतना एजुकेशन आपने किया है, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अधिकतर हमारे लोगों ने, पढ़े लिखे सभ्य लोगों ने चमार को नीच बताया, हीन बताया, लेकिन सतगुरु रविदास जी ने भी कहा है
कि भाई चाम के घोड़े चाम के हाथी सभी कुटुंब चमार के सवा, यानी कि प्रकृति की रचना को चमार कहा उन्होंने कहीं ना कहीं जीव को समझाया है। लोग अपने आप को जो हमारे अच्छे पर्सन हैं, अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं ये तो ये क्या हमारे लोगों को हानि पहुंचाने को। आपको पता है कि कबीलाई जाति है, इसकी श्रृंखला ज़्यादा पाई जाती है भारत के अलावा अन्य देशों में भी। तो ये हमें तोड़ने का क्या प्रयास है या क्या मुहिम है? क्योंकि पहले, अब से पहले जब सर्वे या अखबारों में न्यूज़ पे आता था तो चमारों के राजनीतिक आंकड़े और उनके एमएलए एमपी सब चीज़ें आया करती थी। अभी वो चीज़ें उसको ख़त्म करके और अन्य उपजातियों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हमारी मूल रूप से पहचान जो है, जैसे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चमार के रूप में होती है। तो आप तो ऐसा नहीं मानते कि यार नहीं, ये चमार नीच शब्द है, घृणात्मक है, या क्या है? इस बारे में आपको मैं बता दूं, 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था जी। कास्ट सेंसस ऐसा हुआ था कि जिसमें सभी जातियों की जनगणना की गई थी। 1931 में जब लास्ट कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें पता लगाया गया कि जो चमार जाति की संख्या थी, केवल चमार जाति की, जिसमें सिर्फ चमड़े का काम करने वाली जाति हैं, उनकी जो संख्या थी वो यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि जो अभी का उत्तर प्रदेश है, जिसमें गढ़वाल भी शामिल था, वो मुसलमानों से भी ज्यादा थी। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो ये चमार जाति है, ये बहुत असर्टिव रही है। असर्टिव मतलब अपना दावा करना कि देखो भाई, हमें अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा जी। तो इसी कारणवश ये एक प्रोपेगेंडा भी किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं प्रोपेगेंडा कैसे किया गया। आर्य समाज के द्वारा या हिंदूवादी संस्थाओं के द्वारा जी। इन्होंने दो किस्म की कहानियां फैलाई जी। पहली कहानी ये फैलाई कि जो जाटव हैं, जो चमार जाति का एक महत्वपूर्ण उपजाति है, ये जटायु के वंशज हैं। अच्छा। और इसका इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जाटव जो थे, खासतौर से आगरा के, वो जागरूक थे, चेतन थे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक थी, चमड़े का बहुत अच्छा काम होने के कारण। और कानपुर में भी जो दोनों सेंटर थे चमड़े के, कानपुर और आगरा, वहाँ के जो चमार, कानपुर के चमार और जो इधर के चमार थे आगरा के, तो उनमें बहुत ज्यादा चेतना थी। तो वो इनके स्ट्रैप में नहीं आए, उनके सिकंजे में नहीं है। ये 1910 और 1920 के आसपास ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ जी। और दलितों की जो महत्वपूर्ण जाति है, जिनको चूड़ा बोलते हैं, उसको इन्होंने ट्रैप करने के लिए क्या किया कि ये जो लोग थे, जो चूड़ा जाति के लोग थे, ये एक लाल बेगी नाम के एक संत की पूजा करते थे। अच्छा। तो इन लोगों ने एक आदमी को प्लांट किया जिसका नाम था अमीचंद। अच्छा। तो अमीचंद ने उन लोगों के बीच में फैलाना शुरू किया कि जो लाल बेगी है, ये असल में लाल बेगी नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि है जी। और आप लोग जो अपने पूर्वज के रूप में जिसकी पूजा कर रहे हैं, ये तो महर्षि वाल्मीकि है। हाँ। अब इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि एक ऐसी वंचित जाति जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना है और कुंठा है, और उनको अपने प्रतीक के रूप में, अपने पूर्वज के रूप में मिल जाए कि भैया ओ हमारे पूर्वज श्री महर्षि वाल्मीकि थे, तो जो बेचारा वो हीन भावना से ग्रसित एक कुंठित समुदाय था, तो उनको वाल्मीकि मिल के उनको बता दे कि आप तो वाल्मीकि के वंशज हो। आपने इतना उपलब्धि हासिल की है तो आपके पास कुछ प्रमाणित चीज़ें भी होंगे जो पुरस्कार के रूप में, सम्मान के रूप में, भाई डिग्रियां होंगी, तो उस प्रकार से कुछ दिखाना चाहेंगे? ये मेरा अच्छा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जब मैंने 11 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट पास किया था जी 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 जी, ये मेरा रिकॉर्ड है। फिर मैंने इसके बाद फिर से आपको मिला था? ये 2021 में, फिर 2022 में मैंने 12 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट पास किया। बहुत अच्छी बात है। तो ये नेशनल रिकॉर्ड है। और जो नेपाल के आप बारे में आपने पीएचडी की वो डिग्री थी, वो आप दिखाना चाहेंगे? हाँ, ये मेरी पीएचडी है। अच्छा। ये मेरी पीएचडी की कॉपी है और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने खुद फील्ड स्टडी की जाकर, और ये मैंने वहाँ ये मेरी पीएचडी है और फील्ड स्टडी की। और बहुत सारे दलितों के गीत हैं, दलितों के गीत पर, बसपा के गीत पर, जैसे ये मैंने बहुत सारे कि जय भीम जय भीम जय भीम, चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबेगा हाथी पर। तो इस तरह के जो मैंने ये गीत हैं, ये मेरी पीएचडी का पार्ट है। अच्छा। हाँ। और ये दलित राजनीतिक कला पर पहली पीएचडी है भारत की जी जी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीएचडी ऐसे ही हो जाती है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने पूरी फील्ड स्टडी करने के बाद, हाँ, बहुत संघर्ष किया मैंने। और मैं इसके अलावा मैंने इसमें बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, और अंबेडकर पार्क है, जैसे ये एक चित्र है जी नेपाली दलितों का, और बहुत सारे इस तरह के मैंने ये जातीय भेदभाव के बारे में वहाँ नेपाल में किस तरह के पोस्टर बनाए जाते हैं, तो ये सबको मैंने अपनी पीएचडी में शामिल किया है। जी 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 जी।
बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी वस्तु हो आपका अपने पास, इसमें दिखा सकते हैं कपिलदास? ये आप अपना ही अभी भी कितना समय आप अध्ययन करते हैं साहब? अभी मैं 2-4 घंटे तो रोज में पढ़ ही लेता हूँ। अच्छा, 2-4 घंटे पढ़ते हैं। कैमरे से उधर से लगा देंगे। अच्छा, ये सब तरह के आपने हिंदी, संस्कृत? हाँ, ये मेरी किताबों का छोटा सा कलेक्शन है। कुछ किताबें दिल्ली रखी मतलब हैं, कुछ जो और कुछ किताबें अभी ऊपर भी रखी हैं। आपका मन जो है, क्योंकि जिसका जहाँ मन होता है वो उसके बिना उसको भूख होती है, भोजन होता है। अब एक तरह से आपका शिक्षा एक रूम ऊपर है। अच्छा, तो अभी क्या नाम जो है, आपने इतना कुछ किया है, तो अब आगे का अभी सामाजिक जागृति और मानवीय जो भेदभाव है वो ख़त्म हो, समता, समानता, भाईचारा स्थापित हो। वर्ण व्यवस्था के आप खिलाफ हैं कि मानव सब एक समान है, क्योंकि आप उस चीज़ से भुगत भोगी हैं जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि हमें दलितों को भी किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए जी। और अगर हम करेंगे तो हम ही उसके, हमें अपनी जाति का असर्सन हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, वो छोटे बड़े जन्म के आधार पर या उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे अंदर सामाजिक चेतना होनी चाहिए और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन हम भी इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी भी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के आधार पर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो उसने चुना नहीं है, हमने किसी ने चयन नहीं किया कि हमें कहाँ पैदा होना है, तो हम इस बात को समझें और हम भी किसी के साथ भेदभाव ना करें। तो देखिए, ये थे लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने अपने संक्षिप्त जीवन के बारे में बताया है। तो एक बार आप अपने परिवारजनों के बारे में भी बताएं कि आपके पिताजी, माताजी और भाई बंधुओं के नाम आप थोड़ा बताएं, अवगत कराएं। मेरे पिताजी का नाम श्री भौरन लाल जी है और वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में सुपरिंटेंडेंट, जिसे हिंदी में अधीक्षक कहा जाता है, इस पद से 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके हौसला देने की वजह से ही मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं आज इतने हौसले के साथ ही बात कर, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा प्रमोट किया है और 4 मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं घर में, एक बड़ी बहन है, सबका विवाह हो चुका है। अच्छा। सबसे बड़े भाई जी का मेरा देहांत हो चुका है। उनसे जो छोटे हैं ये सुभाष देव जी हैं जो कृषक हैं और फिल्मी कलाकार भी हैं जी। और तीसरे नंबर पे मेरे भाई अर्जुन देव जी हैं जो कि सचिवालय संघ लखनऊ के अध्यक्ष हैं और वो संयुक्त सचिव के रूप में यूपी सरकार में तैनात हैं वहाँ सचिवालय में जी। और चौथे नंबर पे मेरे भाई हैं श्री गौतम देव, वो एक मोटर मैकेनिक हैं यूपी रोडवेज में जी। और मेरी बड़ी बहन मिथिलेश हैं, वो विवाहित हैं और उनके बाल बच्चे हैं। सब लोग जो है अपनी जिम्मेवारी में हैं। आप लोग अपने आप को स्वतंत्र रूप में मानते हैं, आप समाज सेवा के लिए निकले हैं, मतलब कुछ करने का जज्बा है। इतिहास लिखा है। मैंने आपको बताया था कि मेरा ना मतलब मेरा विवाह करने का मैंने सोचा भी नहीं। ये मैं कभी किसी लड़की को ना तो कभी देखने गया, ना कभी किसी से कोई बात की और ना ही मैंने इस राह में, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत सारी लड़कियां देखते रहते हैं। एक ही है, मतलब आपने अपना रास्ता एक ही रखा है कि शिक्षा और कुछ समाज को मैं हासिल करके दूं। जैसे बाबा साहब ने अध्ययन किया तो दुनिया को दिया, और सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। देखिए, अगर बाबा कांशीराम जी सेक्रीफाइस ना करते या बहन जी सेक्रीफाइस ना करती तो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा ना होता। पता नहीं इस धरती पे कितने हमारे जाति बिरादरी के लोग, मतलब लाखों करोड़ों दंपत्ति हैं जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, तो ऐसा कोई विवाह करना कोई जरूरी नहीं है ये। अच्छा, एक मैम आप, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने विवाह नहीं किया या वो नहीं किया और आप मतलब नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, मतलब आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं, समाज में कुछ मिसाल नहीं दे रहे हैं, तो उस तरह से अविवाहित रहने का भी मतलब नहीं है, मतलब वो जीवन मतलब नहीं है। हाँ, वो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी हो सकती है। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि शमशान में करोड़ों लाशें जल चुकी, सही बात, कोई सब लोग राख बन गए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो जीवन की उपयोगिता, सार्थकता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे और अनेकों प्रकार से आपके साथ एक सहयोगी गण देखने को मिला है मैडम, देखी जाती है, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप जैसे विदेश में जाते थे, आपका कौन कौन लोग वहाँ सहयोग करते थे, मित्र हैं या क्या है, मतलब जो है आप? ये मेरी फ्रेंड हैं, ईरान से आई हुई हैं, सारा नानचियान, और इन्होंने मुझे मेरे शोध कार्य में
बहुत मदद की। अच्छा। हाँ, इन्होंने मेरे ईरान शोध कार्य में, हाँ ये ईरान से हैं। अच्छा। तो इन्होंने मेरे शोध कार्य में मुझे बहुत मदद की और मुझे फ़ारसी इनके साथ सीखने से मेरी फ़ारसी बेहतर हो गई। अच्छा, आपका और बहुत हेल्प किया है। बहुत मदद की इन्होंने मुझे, मतलब अगर ये मेरी मदद ना करती तो मेरा जो शोध कार्य है हाँ। पारसी समुदाय के बारे में, सबाई धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में या मसीहियों के बारे में जी, और भी बहुत सारे मैंने वहाँ विरल समुदाय ढूंढे, तो वो मेरा उस लेवल तक नहीं पहुँच रहा था। तो मैं बहुत सहयोग रहा है। अच्छा, वहाँ मेल फीमेल